बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से खेलों का मैदान सजने वाले हैं और यहाँ पर भरपूर गेम शुरू होने वाली है। तो यमुना जैदी जो है वो भी एक ऐसी ही फिल्म लेकर आई हैं। नायाब फिल्म है ये, बाज़ाब्ता तौर पर फ्लोरिडा के जनूबी एशियाई बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब कर ली गई है। और ये फिल्म है क्या? जी हाँ, फिल्म की कास्ट में अदाकारा यमुना जैदी तो है ही, साथ में उसामा खान है, मोहम्मद फवाद खान है, जावेद शेख और दीगर शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि हम आगाज़ में इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि यमुना जैदी क्रिकेटर के तौर पर इसमें आपको दिखाई देंगी। अच्छी अदाकारा तो वो हैं ही, और इस फिल्म में भी उन्होंने ज़बरदस्त अदाकारी की है। फिल्म की कहानी एक मुतवसत तबके की लड़की और क्रिकेट के गिर्द घूमती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और इस लड़की को अपने ख्वाब पूरे करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी तगोदो करना पड़ती है। और यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि ज़िंदगी भी दिखाई दे रही है। और हमारा यहाँ पे भी यही हाल है, क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस मौके पे इस फिल्म का इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना या मुंतखब होना यकीनी तौर पे बायस फ़ख्र तो है ही, एक अच्छी काविश है। और जिस तरह से आप देख भी रहे हैं, यमुना ने काफ़ी प्रैक्टिस की भी लग रही है, एक फॉर्म में लग रही हैं, वो क्रिकेटर फॉर्म में लग रही हैं। और जिस तरह से वो गेम खेलती हुई नज़र आ रही हैं, तो लगता ये है कि किसी क्रिकेटर के साथ उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस सेशंस लिए हैं, जिसके बाद वो इतना परफेक्शन के साथ इसमें अदाकारी करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कामयाब फिल्म है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। और क्योंकि मेगा इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसका इफ्तिताही जो तकरीब है वो भी आज कराची स्टेडियम में रखी गई है। इफ्तिताही तकरीब की तरफ जाएं, कुछ इस फिल्म की, इसके ट्रेलर की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे खिलाड़ी भी फुल फॉर्म में होंगे, क्योंकि आज से मेगा इवेंट का, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मेज़बानी हम कर रहे हैं, दिफाई चैंपियन भी हैं हम। और चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में इफ्तिताही तकरीब जो है वो शुरू होगी जब तो पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की फ्लाई पास्ट का मंजर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने एयरलाइंस को अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। और उस वक्त एयरपोर्ट के जो इर्द गिर्द एयरपोर्ट पर कमर्शियल परवाज़ें हैं, उनकी आमद जो है वो भी महदूद कर दी गई है। तो इस हवाले से जो है वो तदाबीर जारी कर दी गई हैं, पेशगी इतलात दे दी गई हैं। और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी भी मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। वही मेहमान खसूसी होंगे, बाकी भी होंगे। और 29 साल के बाद पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा है, इतना बड़ा इवेंट। आपको याद होगा 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता था और 96 में पाकिस्तान में हुआ था वर्ल्ड कप। और आज 2025 में एक तवील अरसे के बाद, जुनैद आपने लगभग 3 दहाइयों के बाद, बिल्कुल 3 दहाइयों के बाद, मेरे जवानी की बात होगी, बिल्कुल आपके जवानी की बात यकीनन होगी। जज्बात में समझ रहा हूं। 1992 वाला तो आपने वर्ल्ड कप होशो हवास में देखा होगा। फिर 1996 में स्कूल छोड़ के आता था अपने। ओह माय गॉड, आप इतने पुराने। मैं तब नहीं थी जुनैद, मैं थी लेकिन बहुत छोटी थी, क्योंकि 1992 का जो वर्ल्ड कप खान साहब ने जीत के लाया था, मैं उस वक्त बहुत छोटी जा रही है। लेकिन कोई मसला नहीं, इस एक्साइटमेंट में, इस खुशी में हम ये भी कबूल करने को तैयार हैं। लेकिन जो आज के इवेंट की तकरीबात हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से आपने भी बताया इशाल के फ्लाई पास के दौरान मखसूस एयर कॉरिडोर बंद किया जाएगा और JF-17 थंडर की परवाज़ होगी, F-16 की परवाज़ होगी। तो वो करतब, वो मंजर देखे जाएंगे, वो सेरेमनी होगी शायद ही पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट इवेंट में किसी शायक ने देखी हो। तो हम तो ज़बरदस्त इस इवेंट को बनाने के लिए, इसे होस्ट करने के लिए तैयार हैं। तमाम टीमें भी पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं और आज बाकायदा ओपनिंग सेरेमनी के बाद नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहला टाकरा होगा, वो होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। लेकिन दिलों की धड़कनें इसलिए तेज़ हैं कि 2 बार की जो शिकस्त है उसका बदला भी लेना है और आगाज़ भी फतह के साथ करना है, ताकि पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद हो सके। और हम जहां पर बात कर रहे हैं कि आज का इवेंट जो आगाज़ होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत आगाज़ होने जा रहा है कि तमाम ममालिक देखते रह जाएंगे, तो वहाँ पर भारत को भी क्योंकि एक तगड़ा जवाब मिलने वाला है। भारत को बहुत सारे इख्तिलाफात थे, भारत को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि पाकिस्तान इवेंट होस्ट क्यों कर रहा है। हमसे हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन पछतावा तो। और अब की बार आप देख रहे हैं उनकी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान जो है वो आपको नजर आएगा, उनके सीनों पर अगर मगर तो उन्होंने बहुत की है, कोशिश भी बहुत की, तिलमिलाए भी बहुत। और वो जो वहाँ पे इंतहा पसंद हैं, उनको तो बहुत आग लग रही है इस इक़दाम पर। ICC ने कहा कि जी ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, SOPs का हिस्सा है। जो होस्ट का इवेंट करने के लिए जो मेज़बान होता है उसका फ्लैग तो लगता ही लगता है। अच्छा, एक और चीज़ भी जो बड़े मज़े की है, जब इसकी तमाम तर कमर्शियल इसको किया
जा रहा था, पब्लिसिटी इसकी की जा रही थी, ब्रांडिंग इसकी की जा रही थी, तो वो भी पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज में की जा रही थी, उर्दू ज़बान में की जा रही थी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है कि आपने अगर किसी मुल्क को मेज़बानी सौंपी है तो फिर आप उसके कल्चर को, उसकी सकाफत को भी दिखा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आईसीसी ने कम से कम ये जो मौक़िफ़ था वो इख्तियार किया कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, और यही प्रोटोकॉल है कि आपको अपनी जर्सी के ऊपर या अपनी शर्ट्स के ऊपर नाम जो है मेज़बान टीम का छपवाना ही पड़ेगा। छपवाना ही पड़ा है। आज दुबई स्टेडियम क्या माहौल क्या है, वहाँ पे कैसी तैयारियां हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन अभी एक नज़र डालते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज पर, जिसमें सबसे पहले तो जिक्र होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। शाहीनों का कड़ा इम्तिहान है नाज़रीन, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे पाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात होगी गैलिप सर्वे की, जिसमें 2025 का सर्वे आया है। पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत में पेशरफ्त के वाज़े इशारे मिले हैं। अवाम भी काफ़ी हद तक इससे एग्री कर रही हैं और वो कहते हैं कि बेहतरी तो आ रही है। इसके बाद जनाब आपको बताएंगे कि हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए बैकडोर राब्ते ख़त्म, और यही बताया भी जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि अब कोई बैकडोर राब्ते नहीं किए जाएंगे। क्या है सच्चाई इसमें, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। शादियों में सोना पहनना अब औरतों का ख्वाब बनकर रह गया है। ख़वातीन दुहाइयाँ दे रही हैं, शादी ब्याह पर गोल्ड पहनना नामुमकिन हो गया है। कितनी कीमत बढ़ चुकी है, क्या वजूहात हैं, इस पर भी होगी बात। और फिर आपको बताएंगे कायरोप्रैक्टिक तरीका इलाज से पट्ठों, जोड़ों, रीढ़ की हड्डी के दर्द का इलाज किस तरह से मुमकिन है, और ये तरीका इलाज है क्या। जो लोग जॉइंट्स पेन से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ़ का सदेबाब चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, इसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। जी हाँ, आगाज़ कर लेते हैं आज की सबसे अहम इवेंट और सबसे बड़ी जो तकरीब होने जा रही है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे अहमद। आगाज़ में यही खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी तक इवेंट बर्ड्स होता रहा, वो फेज़ तो गुजर चुका। प्लेइंग 11 हमारे सामने है, लेकिन 2 बार हम शिकस्त खा चुके हैं न्यूजीलैंड से। आज आगाज़ फातिहाना होना कितना ज़रूरी है, स्ट्रेटजी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11 की? देखें, प्लेइंग 11 से ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मेंटालिटी है, जो अप्रोच होगी मैच में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी प्लेइंग 11 टॉप नॉच से टॉप नॉच भी बना लें, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी वही डिफेंसिव अप्रोच है, वही टुक टुक वाली पॉलिसी है, तो फिर तो आप छोटी से छोटी टीम से भी हार सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट एग्रेसिव है, आपकी अप्रोच अटैकिंग है, तो आप ऑब्वियसली बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं। और आई थिंक कि ये किसी फखर जमान, बाबर आजम, किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान को वो मैच जिताए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज ए कलेक्टिव टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये टीम मैच जीतेगी, उसके आप समझ लें कि 70 to 80% चांसेस हो जाएंगे कि वही टीम सेमीफाइनल में टॉस जीतकर फिर क्या करना चाहिए? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, और फिर क्या बाबर आजम से ही ओपनिंग करवानी चाहिए? इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, ओपनिंग तो बाबर आजम ही करेंगे, और इस हवाले से रिजवान ने कल क्लैरिटी भी दे दी थी अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल, देखें, वन डाउन और ओपनर में ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आपका ओपनर कोई और भी हो, और अगर वो जल्दी आउट हो जाए, तो तब भी वन डाउन बाबर आजम नहीं आना है, और तब भी सेम सिचुएशन ही होगी। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और एज अ बैट्समैन सबसे जो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है रन स्कोर करने की, वो शुरू के 10 ओवरों में ही होती है, जब सिर्फ 2 फील्डर दायरे से बाहर होते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में बाबर आजम की ओपनिंग को लेकर इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि देखें, जो आपने बात की है इसकी कॉम्बिनेशन की, तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन जो है वो भी पीसीबी ने अनाउंस कर दी। अब इसी टीम को हमें बैक करना पड़ेगा। मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम जीती है वो कितना इंपॉर्टेंट है अहमद? टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? टॉस करके फिर हमें पहले बैटिंग के लिए मैदान में उतरना चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, ये कितना? क्योंकि हमने चेज करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अपना ही, यानी कि 353 रन हमने चेज किया। तो आपको लगता है कि अगले मैच में भी हमें चेज ही करना चाहिए था टॉस जीतने के बाद?
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट्स में चेज़ अगर करे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती है और मैच जीत हम्म। सकती है। अगर आप कंडीशन वाइज़ देखें तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेज़ में रीसेंट पास्ट का थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैचेज़ जीते वो चेज़ करते हुए जीते। हम्म। साउथ अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन रही। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेस की तरफ जाना चाहिए और क्योंकि देखें जब आप बैटिंग पहले कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मजीद एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टोटल आप बोर्ड पे लगा सकें। अगर हम्म। आपने पहले बैटिंग करके भी शुरू के 10 ओवर भी डॉट खेलने हैं या आपकी डॉट बॉल्स की रेशियो ज्यादा कुछ होनी है तो फिर पहले कंपैरेटिवली बैटिंग हमारे करने का खिलाड़ी कोई फायदा रिलैक्स नहीं। हो जाते हैं पहले बैटिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा अहमद कि रिजवान को हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि जी मेरी टीम के तो सारे खिलाड़ी ही कप्तान हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, सारों के मशवरे की इतनी अहमियत है, लेकिन जिम्मेदारी तो बहरहाल रिजवान को लेनी होगी। उनके डिसीजन के ऊपर, उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवालात तो उठ रहे हैं, ख़ासतौर पे स्पिनर को लेकर। इब्रार से जो मिस्ट्री स्पिनर उन्हें कहा जा रहा है, कोई मिस्ट्री उनकी बॉलिंग में दिखाई नहीं दी। उस गैप को, स्पिनर्स के गैप को किस तरह से फिल किया जाए, किसे ज़्यादा किस पे इन्हिसार किया जा सकता है? देखें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है फरवरी में और फरवरी में काफी हद तक ड्यू फैक्टर भी होता है और ओवरऑल जो एक वेदर होता है वो काफी हद तक या कंडीशंस फेवर करती हैं स्पिनर्स को। अगर आप ट्राई सीरीज भी देखें तो उसमें न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल और सैंटनर वगैरह ने विकेटें ली। इंडिया हम्म। अपने 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। साउथ अफ्रीका देख लें, केशव महाराज, उसके बाद तबरेज शमसी वगैरह उनके पास है। तो हर टीम के पास 2 से 3 स्पिनर एटलीस्ट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है उसका हम्म। जिम्मेदार सिर्फ रिजवान नहीं है, उसके इक्वली जिम्मेदार आकिब जावेद भी हैं, उसके इक्वली जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी और ठीक है। उसके मेंबर भी हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत पैथेटिक सिलेक्शन थी। फहीम अशरफ, दुरुस्त। खुशबू शाह को आप ऑल ऑफ अ सडन ले आए। अगर आपने इनको चैंपियंस लेकिन ट्रॉफी अब तो खिलानी थी, सिलेक्शन अगर आपने हो चुकी, अब तो हमें इन्हीं पर इन्हिसार करना होगा अहमद। अब तो जाहिर है कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात कर लें न्यूजीलैंड के एक प्लेयर की जिसको स्क्वाड में से अभी निकाला गया है, फास्ट बॉलर है लोगी फर्गूसन, उन्हें इस वक्त निकाल के उनकी जगह पर एक और प्लेयर को शामिल किया जाना, क्या समझते हैं इसकी कमी पूरी की जा सकती है? और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम को आप कहाँ पर देखते हैं? देखें, न्यूजीलैंड का अगर एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया है तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन है उसमें इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आप समुंदर में से एक कतरा निकाल लें। आप अगर हम्म। न्यूजीलैंड का बाकी कॉम्बिनेशन देखें तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव है और इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि जो शायद इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन नहीं है। सो ये एक आधा प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो मेरे ख्याल में उससे न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस वक्त अच्छा, एक उन्हें तो उनकी टीम अहमद पावर फ़र्क नहीं हाउस है। पड़ेगा, लेकिन क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? हारिस रऊफ़ को दोबारा से इन किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा वो भी कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं। और जो इंजरी उन्हें थी, जो साबिका क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर हो, दीगर का कहना था कि इतने जल्दी वो रिकवर नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि वो इस फॉर्म में होंगे कि अपना 100% दे सकें? और जो ज़रूरत है हमें इस वक्त फौरी विकेटों की, जो अभी तक हमने देखा नहीं पिछले तीनों मैचेस में, वो चीज़, वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी हमें उनकी तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हारिस बेहतर ना फील कर रहा होता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतना बड़ा रिस्क ना लेती कि वो अपने एक प्राइम फास्ट बॉलर का भी जो कैरियर है वो खतरे में डाले और उसके साथ साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे भी जाहिर बात है अगर आप एक इंजर्ड प्लेयर को खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो वो बेहतर फील कर रहा होगा तभी उसे खिलाया जा रहा है। अब जब मैच होगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन हारिस रऊफ को खुद भी ये चीज समझनी पड़ेगी और टीम मैनेजमेंट को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आइदर हारिस रऊफ सिर्फ 4 ओवरों का T20 का बॉलर है या वो इससे ज्यादा भी डिलीवर कर सकता है। एक तो हारिस रऊफ का जो बॉलिंग का मसला है कि वो 4 ओवर से ज्यादा जब ओवर करता है वो स्ट्रगल करता है। दूसरा, हारिस रऊफ जब विकेट लेता है तो उसका जो सेलिब्रेशन का तरीका कार है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसका कोई ना कोई मसल पुल हो जाता है। हाँ यही हमने दुरुस्त। देखा था हसन अली के साथ भी होता था कि जी वो हाँ, जनरेटर जब वो जनरेटर चलाते थे तो जी हाँ। अच्छा तो वो भी अहमद, उनको भी इंजरीज के मसाइल हुए, फिर हारिस रऊफ को भी सेम मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में आप सेलिब्रेट करें लेकिन इतना आपको हाँ, ओवर नहीं हो जाना चाहिए कि आपके अपनी इंजरी के मसाइल अनफिट हो हो जाए। जाएं।
और इस तरह से टीम, इस इंजर्ड टीम के साथ या फिर किसी भी किस्म की जो मिस अनफिट हैं, उनको प्लेयर्स को लेकर उतरना मैदान में, और फिर वो भी इतने बड़े इवेंट के लिए जहाँ पर इतनी इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं, तो फिर इस तरह के कमेंट्स तो आएंगे। जिस तरह से कामरान अकमल कहते हैं कि हमारी टीम जो है वो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो क्या कहेंगे उनके इन कॉमेंट्स के ऊपर भी? मैं उनसे 110% एग्री करूंगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी उनकी स्टेटमेंट से एग्री करती है, क्योंकि जिस टीम ने 350 चेस किए, उस टीम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो अगले मैच में ही वन साइडेड हार जाए फाइनल ट्राई सीरीज का। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भरोसा नहीं है। आज हम चाहें तो न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर सकते हैं इस मैच में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर ये मैच जीतना है तो उसका एक ही तरीका है मैच जीतने का, कि बैटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। हमने देखा है जब भी पाकिस्तान ने बैटिंग में 50 ओवर पूरे खेले हैं, पाकिस्तान वो मैच जीता है। और ये वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला चल रहा है कि ओडीआई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्यादातर नाकाम रहती है 50 ओवर पूरे खेलने में। जाहिर है जब आप 50 ओवर पूरे ही नहीं खेलेंगे, पहले आउट हो जाएंगे, तो क्या आपने रन्स लगाने हैं बोर्ड पे, और आपके बॉलर्स को क्या टारगेट होगा उनके पास जिसको वो डिफेंड करें। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे अहमद, क्योंकि फ़हीम अशरफ, बाबर आजम, फ़खर जमान इससे पहले हमें जितवा चुके हैं, विनिंग पोजीशन में इस बार भी हमें ला सकते हैं या नहीं ला सकते, क्योंकि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हम इन्हीं की वजह से जीत चुके हैं, तीनों प्लेयर्स की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें ये जीत से हम किनार करवा सकते हैं? देखें, फहीम अशरफ की तो एग्जाम्पल उस बच्चे की तरह है जो आपके घर आया हो, कोई रिलेटिव, आप लोग, आप पूरी फैमिली का घूमने का प्लान बन रहा हो, तो आप कहते हैं चलो बेटा आओ तुम भी हमारे साथ चलो। तो फहीम अशरफ की तो 2027 में भी वो गुस्सा कर जाएंगे आपका कमेंट उन्होंने सुन लिया तो। फहीम अशरफ की तो 2017 में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। लकीली वो स्क्वाड का हिस्सा थे, तो जाहिर बात है कि वो अंदों में काने राजे वाला हिसाब आ गया। बाकी जो अब फहीम अशरफ की सिलेक्शन हुई है उस पर सबको तहफुजात हैं, और अब ये देखना पड़ेगा कि उनको कितना मौका दिया जाता है। जो मौका दिया जाता है उसमें वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तब हाई होती हैं अगर वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी टीम का हिस्सा होते। अगर पीसीबी ने उनको ये खिलाना था आईसीसी इवेंट, तो उनको टीम का हिस्सा बनाना चाहिए था ताकि उनकी परफॉर्मेंसेस पता चलती। तो अब आपने सिलेक्शन की है, अनफॉर्चुनेटली 2-4 प्लेयर तो आपके बीपीएल की परफॉर्मेंस पे आगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, जो जिनकी अपना बोर्ड जो अपनी लीग की परफॉर्मेंसेस को सीरियस नहीं लेता, आपने उस लीग की परफॉर्मेंसेस। लेकिन अहमद, ये तो मानेंगे आपके, या तो लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है या फिर इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, बड़े लकी हैं, धनी हैं कि ये स्क्वाड में तब भी शामिल थे, आज भी शामिल हैं, परफॉर्मेंस की बिना पर नहीं है, तो फिर ये किस तरह से स्क्वाड का हिस्सा है? पॉलिटिकल रख रखाव है उनका, उनके रिश्तेदार हैं आई गेस, जो फ्रंट गवर्नमेंट में है पार्टी, उससे एसोसिएटेड हैं, जो साफ बात है। और हमने देखा कि फहीम अशरफ नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे लंदन में, उसके बाद फिर फहीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आगे। उमर अकमल ने भी सेम कोशिश की थी फहीम अशरफ के बाद, लेकिन उमर अकमल साहब, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं क्योंकि अब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, अच्छा परफॉर्म करें। अगर सीनियर्स की बात की जाए, जिनके कंधों पे सबसे ज़्यादा बोझ भी होता है, जिनको देख के नए लड़कों को एक पैशन या उनको सीख मिलती है, जिसमें शाहीन शाह है, जिसमें नसीम शाह को भी हम शामिल करेंगे, रिजवान है, बाबर हैं, इनके ऊपर कितना बोझ होगा, कितनी जिम्मेदारी इनके कंधों पे कि ये परफॉर्म करें? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सबको कलेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ ही जिताना पड़ेगा पाकिस्तान को। मैच इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मैच विनर आपके 1-2 प्लेयर ही होते हैं, जो फखर जमान हो सकता है या शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग से हो सकता है। लेकिन बाबर आजम हैं या इवन सलमान अली आगा हैं और रिजवान वगैरह, इन पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। बाबर अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। होप के चैंपियंस ट्रॉफी में उसका बैट चले और वो ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करे। और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि जब बाबर बैटिंग पे आता है तो हर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट ये 50-60 रन करेगा या सेंचुरी स्कोर करेगा, लेकिन बार बार वही डिसअपॉइंटमेंट। अब बाबर, अगर आप लास्ट मैच में भी जब वो आउट हुआ, उसका रिएक्शन देखें, जिस तरह से वो डिसअपॉइंटेड था, मतलब वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को उसके जो रिएक्शन था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब बाबर को फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए, अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। और वो वैसे ही हो रहा है जल्दी,
तो प्रेशर लेके खेलने का क्या फायदा? आप प्रेशर बिल्कुल खुल के खेलने की जरूरत है, इस वक्त अब प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर में खेल रहे हैं, हम होस्ट ग्राउंड हैं और चैंपियन भी हैं, तो हमें मेरे ख्याल में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अटैकिंग मोड में खेलना होगा। बहुत प्रेशर लिए बिना खेलना होगा ताकि खुल के खेल सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लेकिन मामला ये भी रुकता नहीं है जनाब, ये तो है आज का मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला बड़ा टकराव, जो सबसे बड़ा टकराव है, जिसके ऊपर दिलों की धड़कनें, भारत का टकराव, वो तेज हो जाती है, लोगों की दिलों की धड़कनें रुक सी जाती हैं, बल्कि जुनैद कह रहे तेज हो जाती है, मैं कहती हूँ रुक सी जाती है। जब भी कोई नहीं, सांसें चलनी चाहिए, सांसें चलेंगी तो आप मैच देखेंगे ना, रुक गई तो फिर कैसे होगा। तो 23 को ये टाकरा होने जा रहा है। कैसी तैयारियां हैं दुबई के स्टेडियम में, इसके लिए जाते हैं, वहां पे हमारी नुमाइंदा मौजूद है किरण खान। किरण, वहां पे कैसे इंतजाम है, कैसी तैयारियां हैं, कितनी बड़ी तादाद में शायकीन आ रहे हैं इस मैच को देखने के लिए? बिल्कुल जुनैद और इरशाद, इस वक्त मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं और आज से पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक मेगा जो मेला है वो सजने के लिए जा रहा है। पहला मैच डेफिनेटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान में खेला जाएगा, लेकिन इसके हवाले से अगर दुबई स्टेडियम को बताएं तो जहां पर मैं आपको दिखाऊं तो सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को क्योंकि होस्ट कर रहा है इस वक्त, जहां पर लोगो शो को लगे हुए हैं, पिच जो है वो बिल्कुल रेडी टू गो है जहां पर, और इस वक्त बांग्लादेश और जो इंडिया की टीम्स हैं वो दुबई स्टेडियम के अंदर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि 20 को यहाँ पर जो है वो पहला मैच खेला जाएगा इंडिया का और बांग्लादेश के दरमियान में। उसके बाद फिर जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो 23 फरवरी को खेला जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल तैयारियां शैरियां तो चल रही हैं, लोग भी पहुंचना शुरू हो गए, शायकीन जो हैं वो भी काफी हद तक। थैंक यू सो मच किरण, हमें बता रही थी आज तो स्टेडियम खाली है, लेकिन उस दिन खचाखच भरा होगा और शोर इतना होगा कि कानों में आवाज़ किसी की सुनाई नहीं देगी। इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वैभव भोला भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इंडियन शायकीन के क्या जज्बात हैं। जी वैभव, बताइएगा क्या माहौल होने जा रहा है 23 को इस स्टेडियम में जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं? मान लेते हैं कि 23 फरवरी का मैच एक मेगा मैच जहां पर माना जाता है, तो उसको लेके ये कितने एक्साइटेड हैं, पुरजोश हैं, और किस प्लेयर के साथ आपको मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भारत की साइड से, या आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये प्लेयर टफ टाइम दे सकता है भारत को? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान के किसी एक प्लेयर की बात करूं जो मुझे पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छे नजर आए किरण, उनका नाम है नसीम शाह। नसीम शाह को मैंने देखा है, चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या ना हो, नसीम शाह आपके एक ऐसे गेंदबाज हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में महारत रखते हैं। हालांकि ओवर द कुछ टाइम से उनका परफॉर्मेंस उनका भी बहुत जब से इंजर्ड हुए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे नसीम शाह जब भी गेंदबाजी करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और इम्प्रेस करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने बात की इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के जो वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, आप उनसे एक बड़ी पारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो 23 फरवरी को खेला जाना। तो देखिए, दोनों ही टीम अच्छी हैं। पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान 3 ओडीआई सीरीज जीती थी, ट्राई सीरीज का वो फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन 3 ओडीआई सीरीज जीत कर आई है। और इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम ने 3-0 से इंग्लैंड को हराया है। तो ओडीआई क्रिकेट में दोनों ही टीमों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर इस ट्राई सीरीज के एक फाइनल को हम निकाल देते हो, हालांकि पाकिस्तान अगर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच जीत जाते हैं तो तब उनके ऊपर एक एडवांटेज होगा, लेकिन अगर वो मैच हार जाते हैं तब प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर के साथ आएंगे, क्योंकि फिर आपको क्वालीफाई करने के लिए पहला मैच जो है वो बांग्लादेश का इंडिया को थोड़ा सा जो है टफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को पहला ही मैच क्योंकि टफ मिल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए वो डू एंड डाई की दूसरा भी टफ है पाकिस्तान के लिए। नहीं दूसरा तो वो तो एक देखिए जंग हम उसको मार्का समझते हैं, तो जुनैद ये तो इस वक्त मैं अब उसको मैच ही मानता हूँ। मतलब देखिए, हम भी मैच ही मानते हैं, लेकिन अब एक हाइप क्रिएट हो जाती है शायकीन के हवाले से ना, शायकीन उस चीज को देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस मैच को लेके, क्योंकि पाकिस्तान और भारत ज्यादातर आपस में आमने सामने दिखाई नहीं देते। इसी तरह के मेगा इवेंट्स के अंदर की दोनों टीम जो है वो आमने सामने, तो इसलिए उन मैचेस को लेके जो शायकीन क्रिकेट है वो ज्यादा पुरजोश हो जाते हैं। तो इस वक्त ये तो दुबई स्टेडियम के अंदर तैयारियां थी जो हमने आपको दिखाई कि चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। बाकी जब पाकिस्तान टीम पहले मैच के बाद जहाँ पर आ जाएगी तो वो भी जी। बहुत शुक्रिया वैभव भोला हमारे साथ मौजूद थे, किरण खान हमारे साथ मौजूद थी, और जितने वो पूरी उम्मीद है अपनी टीम से, उतनी हम भी पूरी उम्मीद है अपनी टीम से कि हमारी टीम भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और दुबई में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो आपने देखी, स्टेडियम इस वक्त खाली है, कराची का रुख भी कर लें। बिल्कुल, लेकिन जिस दिन मैच होना है उस दिन आपको तिल धरने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो हम कराची स्टेडियम का रुख करते हैं, क्योंकि कराची में भी आज इफ्तिताही मैच की जो सेरेमनी होने जा रही है, जो इंतजाम है वहाँ के वो जान लेते हैं।
औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब जब्बार, बताइएगा कब तक ये शुरू हो जाएगा, इवेंट का आगाज कब होने वाला है? जी देखिए, आईसीसी इवेंट का आगाज जो है वो आज कराची से होगा। उसकी भरपूर तैयारियां कर ली है। मैच का टाइम क्योंकि 3 बजे का है, तो उससे पहले जो है वो तमाम ही जो सिक्योरिटी मेजर्स थे वो जो है वो देखा गया कि शुरू से ही जो है वो लिए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मजमूई तौर पर जो है वो जो एहलकार यहाँ पर ड्यूटी देंगे उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 6700 है। जबकि शायकीन के लिए जो है वो इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि स्टेडियम आने वाले कोई भी रोड जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे और शायकीन जो है वो स्टेडियम की जो सरसार सुलेमान रोड है वहां पे जो है वो बासानी आ सकेंगे। अलबत्ता उनकी पार्किंग के लिए जो है वो 2 मकामात मुख्तस किए गए हैं, एक चाइना ग्राउंड, दूसरा जो है वो नेशनल कोचिंग सेंटर। यहाँ पे जो है वो गाड़ियां पार्क करके शायकीन जो है वो नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 5, 6, 7 और 12 और 14 से जो है वो अंदर दाखिल हो सकेंगे। हम देख रहे हैं कि आपके पीछे शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है। हमें जो बताया जा रहा है गालिबन 2 बजे मैच शुरू होना है, तो शायकीन क्रिकेट अभी से वहां पर स्टेडियम में मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद हैं? ये इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? क्योंकि रास्ते भी ब्लॉक नहीं है, रास्ते भी खुले में हैं, ये भी बताइएगा। और साथ ये भी बताइएगा कि फ्लाई पास कब तक शुरू हो जाएगा? जी देखिए, फ्लाई पास का जो वक्त है वो मैच शुरू होने से तकरीबन 1 घंटा पहले है और फ्लाई पास यहाँ पे जो है वो 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगा। आप मेरे पीछे जिन का जिक्र कर रही हैं वो उसमें जो है वो ज़्यादातर तादाद नेशनल स्टेडियम का जो स्टाफ है उसकी है। उसके साथ साथ जो अंदर जो सिक्योरिटी तैनात की जानी है वो अहलकार जो है वो यहाँ पर पुलिस की बसों में आए हैं और ज़्यादातर जो है वो लोग भी हैं यहाँ पर जो फ्लाई पास और जो इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्मेंस है उनकी वो लोग जो है वो सुबह यहाँ पर पहुंच गए हैं। शायकीन जो है वो अभी तक यहाँ पर अच्छा, नहीं आना औरंगजेब जब्बार, ये बताइए और कि मेहमान खुसूसी होंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, दीगर कौन कौन सी अहम शख्सियात मदऊ होंगी और क्या आम शहरी भी उस इफ्तिताही सेरेमनी का हिस्सा होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आम शहरी भी जो है वो आज होने वाली है रंगारंग जो इफ्तिताही तकरीब है, खुसूसन फ्लाई पास जो होना है वो यहाँ पे जो है वो देख सकेंगे। नेशनल स्टेडियम के अंदर बराह रास्त सदर मुमलिकत के अलावा जो है वो यहाँ पर वज़ीर आला सिंध और सिंध की जो अहम शख्सियात हैं, इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर दाखिला भी जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो शायकीन को जो है वो ये सहूलत फराहम की गई है कि वो यहाँ पे बराह रास्त बैठ के जो है वो नेशनल स्टेडियम में फ्लाई पास देख सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है औरंगजेब के बराह रास्त फ्लाई पास भी देख सकेंगे शायकीन क्रिकेट और फिर क्रिकेट भी देख सकेंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि 29 साल बाद पाकिस्तान एक मेगा इवेंट होस्ट करने जा रहा है और आप तो लाइव ये मैच वहां पर देख रहे होंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शायकीन क्रिकेट की तरह मैं भी जो है वो खासा पुरजोश हूँ क्योंकि नेशनल स्टेडियम में आज जो है वो काफ़ी अरसे बाद एक बड़ा मैच और बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है। तो लिहाजा जो कराची के शायकीन क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा खुश है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपना इवेंट का फातिहाना आगाज़ करके जो है वो अगले मैचेस के लिए जो है वो तैयारी करेगा और जो कि एक बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान के लिए होने जा रहा है। तो चलें जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं टीम के साथ भी और आप सब इस मैच को एंजॉय कीजिए। आपसे हम अपडेट्स जानते रहेंगे। औरंगजेब जब्बार, सबसे अच्छी बात यह है कि रास्ते किए गए इंतजामात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं और मेगा इवेंट का जो आगाज़ है वो फ्लाई पास के साथ होगा जिसमें मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत होंगे और आम शहरी भी होंगे। तो ज़बरदस्त मैच की तवक्को की जा रही है। उम्मीद करते हैं, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, आगाज़ कम अज़ कम फातिहाना होना चाहिए, एक फाइटिंग। इंशाल्लाह जुनैद, हमें अगर उम्मीदें अच्छी हैं तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ का आप गुमान करते हैं वही होता है। तो हमारा गुमान, क्योंकि हमारी टीम से बहुत अच्छा है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल यकीनन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। हम एक गैलप सर्वे आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। और गैलप सर्वे सामने आ चुका है 2025 का। पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत में पेशरफ्त के वाज़े इशारे तो मिले हैं और हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बतदरीज इजाफा हुआ है जो कि खुशाइंद है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप सर्वे पाकिस्तान के। आपको वेलकम कहेंगे बिलाल साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। खुशाइंद तो है ही, वो क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से अब लोगों को भी लगने लग गया है कि बेहतरी हो रही है मईशत में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पे बुलाया। बिल्कुल, तो हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क में जो पेसिमिज्म थी बिजनेस तबके में, उसमें कुछ कमी आई है।
और हमें महसूस होता है जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो जो कारोबारी तबका था उसका एक बहुत बड़ी जो ग्रीवेंस थी वो ये थी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई की वजह से जो उनके खरीदार हैं उनकी कुव्वत खरीद में बहुत कमी आई है। तो अब हम जब बात करते हैं कारोबारी तबके से तो उनका कहना है कि क्योंकि इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई है तो हमें महसूस होता है कि हमारे ग्राहक जो हैं उनकी जेबों में कुछ पैसे मौजूद हैं और अब वो ठीक है। खरीदारी में थोड़ा सा इजाफा महसूस करते हैं। मगर हम ये इस रिपोर्ट में काफी वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है, मगर अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवरी नहीं हो पाई, और बिजनेसेस भी इसी का हमें इदराक करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि सफर शुरू हो चुका है मगर मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा बिलाल जानी साहब, 55% जो कारोबारी अफराद हैं वो एतमाद का इजहार करते हैं, और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है आपके गैलप सर्वे को, और उन्होंने भी इसकी बड़ी खुशाइंद बात उन्होंने इसमें कही है कि जो हम देख रहे हैं मईशत की बेहतरी के जो आशारिये हैं, गैलप सर्वे भी वहाँ पर हुआ है और वो भी बड़ा अच्छा जो है वो सामने आ रहा है। आपने किन किन इलाकों में गैलप सर्वे किया है और किन शख्सियात को आपने मद्देनज़र रखा, किस ज़्यादातर आपने कम्युनिटी को मद्देनज़र रखा इस गैलप सर्वे के अंदर, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, तो तकरीबन 500 मुख्तलिफ कारोबार मुल्क भर में जो फैले हुए थे, तकरीबन 40 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें हम गए, चारों सूबों में गए, और इसमें हर तरह का कारोबार शामिल था, छोटा बड़ा दरमियाना कारोबार, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और जो ट्रेड के बिजनेसेस हैं, तमाम बिजनेसेस से हमने जाके राय ली और फिर हमने इसको कंबाइन किया। और ये एक क्वार्टरली एक्सरसाइज है जो कि हम हर 4 महीने, हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान में दोहराते हैं। और ये एक जो मेथडोलॉजी है ये वो है जो इंटरनेशनली की जाती है, इसको बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहा जाता है। अब तो हमारे ठीक ख्याल है। से ये एक रिप्रेजेंटेटिव राय है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की, जो छोटे दरमियाने और बड़े तबके, बड़े अच्छा, कारोबारों आपने पर किन इलाकों को ज़्यादा इसमें कवर किया है? क्योंकि बिलाल गिलानी सब मखसूस तबका होता है जो कि खुश होता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इससे खुश नहीं होंगे इस सर्वे से, या जो अभी आशारिये हैं उन्हें वो मुस्बत आशारिये नज़र नहीं आते होंगे, ग्राउंड रियलिटी जो है उन तक अभी नहीं पहुंची है। तो आपने किन इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं ये ज़्यादातर अर्बन इलाकों में पाए जाते हैं, और इसी तरह से जो टॉप 10 सिटीज़ हैं इनमें एक कंसंट्रेशन है पाकिस्तान के बिजनेस के तबके की। तो इस एक हद तक तो हमने उसको कंसंट्रेट किया है उन टॉप 10 सिटीज़ में, मगर हमने ये इंश्योर किया कि उन टॉप 10 सिटीज़ के अलावा जो सेकेंड टीयर सिटीज़ हैं, जो कि उभरते हुए शहर हैं, वहां पर रहने वाले कारोबार और इवन टाउन्स में रहने वाले कारोबार, उनसे भी राय ली जाए और उनके बारे में भी पूछा जाए कि वहां पर क्या हालात हैं। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, सिर्फ ऐसा हरगिज नहीं है कि तमाम बिजनेसेस खुश हैं। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 55% ने तो कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि आजकल आपका कारोबार कैसा है, तो 55% ने कहा कि अच्छा है या बहुत अच्छा है। मगर ठीक है। 45% कारोबार आज भी यही कहते हैं कि उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को अच्छा, और वो प्रोविंशियल क्या गवर्नमेंट को काम वो करना। क्या अवामिल है बिलाल साहब जिसकी वजह से खासतौर पे छोटा कारोबारी तबका जो है वो मुतासर हो रहा है? वो अब भी उनके लिए सर्वाइव करना या कारोबार को जारी रखना एक चैलेंज बना हुआ है। आपके सर्वे में क्या किसी किस्म की निशानदेही हुई उन अवामिल की जो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इकदाम नहीं हो सके? बिल्कुल। हम जो ये क्वार्टरली एक्सरसाइज है इसमें फिर बिजनेस से पूछते हैं कि आपने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं, तो हुकूमत आपके लिए क्या ऐसे इकदाम उठाए जिससे आपको बेहतरी महसूस होगी। तो सबसे बड़ी जो तशवीश आज भी लोगों ने, कारोबारी तबके ने शेयर की, वो यही थी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और उस महंगाई की वजह से हमारे पास आने वाले ग्राहक जो हैं उनकी जेबों में कुछ बचता ही नहीं है। जब वो यूटिलिटी बिल्स पे करके आते हैं, स्कूलों की फीस पे करके आते हैं, तो उनके पास हमारे लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। तो पहली चीज़ तो उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की वो ये है कि हुकूमत मजीद महंगाई में कमी और कीमतों में एक्चुअली नेगेटिव कमी होनी चाहिए। अभी तो इन्फ्लेशन रेट तो नीचे आ गया है, मगर ये कि कीमतें ऑलरेडी जो बहुत चढ़ गई थी वो वहां से नेगेटिव नहीं हुई। तो उनका ये ठीक कहना है। है कि
दूसरी चीज आई थिंक जो एक बहुत बड़ा जो कारोबारी तबके को चीज हर्ट कर रही है, जो कि तकरीबन 20% ने हमें कहा कि ये मसला है, वो टैक्सेस का है। आज भी जो छोटा कारोबार है वो हर तरफ से मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस में घिरा हुआ है। तो कभी सेल्स टैक्स पे कर रहा है, कभी एक्साइज टैक्स पे दुरुस्त। कर रहा अच्छा है, कभी बिलाल किलानी कस्टम साहब, आपने कहा कि ये सफ़र शुरू हो चुका है, हम बेहतरी की जानिब गामजन हो चुके हैं। कब तक अप्रॉक्सीमेटली ये सफ़र हम मुकम्मल कर लेंगे और मईशत को एक मुकम्मल जो कहते हैं ना सहारा मिल जाएगा, और हमारे मुल्क में जो कारोबारी अफराद हैं, वो चाहे छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं या बड़ा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको एक बैलेंस जो है वो मईशत, एक ठहराव वाली मईशत जो वो देखने को मिलेगी? तो कितना अर्सा मजीद लग सकता है? आपका सर्वे क्या कहता है इस हवाले से? बिल्कुल। हमने इसमें सर्वे में तो इस तरह का कोई सवाल नहीं था बिजनेस कम्युनिटी से कि उनके ख्याल से क्या होता है। मेरी अपनी एक जाती राय है कि जो गवर्नमेंट ने जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था वो तो काफी हद तक कामयाब हो गया है। हुकूमत के जो इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं। ठीक अगर है। अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाने का जो सफर है, वो डिटरमिन करता है कि यहाँ से बेहतरी किस हद तक हो पाती है। बिजनेसेस जो हैं वो अगर ग्रो नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो कि इस वक्त काफ़ी हाई है, या लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको, बिल्कुल आम पाकिस्तानी को उस तरह से उसका फ़ायदा नहीं पहुंच सकेगा। तो मुझे लगता है कि दुरुस्त। ये बहुत अब शुक्रिया पूरे बिलाल गिलानी पाकिस्तान। साहब। अगर इसी तरह से पाकिस्तान की मैशत आहिस्ता आहिस्ता करके भी बेहतरी आमदन रहेगी तो आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। और हमारा मुल्क क्योंकि एग्रीकल्चर मुल्क है, तो यहाँ पर की जो हमारी जो सकाफती चीज़ें हैं या फिर जो हमारी यहाँ पे काश्त होती है, वो चीज़ें भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं हमारे पाकिस्तान बैनुल की अक़वामी मैशत को मंडियों में सहारा अगर उन्हें पहुंचाया जाए, और इसी मामले में, इसी शोबे में एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। बैनुल अक़वामी मंडी में पाकिस्तान को भारत की कोशिश को नाकाम करके जो पाकिस्तान का बासमती राइस है नाज़रीन, उसे एक्नॉलेज किया गया है। ये केस चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बासमती चावल को पाकिस्तानी ब्रांड बिलाखिर तस्लीम कर लिया, क्योंकि अब होता ये था कि पाकिस्तानी बासमती चावल को अपना स्टैंप लगा के ये भारत क्लेम कर रहा था कि जी तो हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा पता है, भारत से दुबई से वो परचेज करते थे हमारा ही बासमती चावल और उसके ऊपर अपनी टैगिंग करते थे और फिर दीगर ममालिक को फरोख्त करके अपना चावल बताते थे। लेकिन जब भारतीय चावल के ऊपर पाबंदी लगी तो उस दौरान जो पाकिस्तानी चावल को एक्नॉलेजमेंट मिली है वो अभी भी ऐसी ही जारी है। गो कि भारत का चावल दोबारा से एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी चावल की इंपॉर्टेंस जो है उसमें कमी नहीं आई। और इंटरनेशनल फोरम पे अब $4 अरब से तजावुज़ कर चुकी है ये जो राइस इंडस्ट्री है। पाकिस्तान 1960 से यूरोप, खलीजी मुल्कों समेत दीगर ममालिक को चावल बरामद कर रहा है। पाकिस्तानी ताजरों का ये कहना था कि यूरोपीय यूनियन से भी फैसला पाकिस्तान में के हक में आने की तवक्को की जा रही है। और वैसे भी बासमती चावल जो है पाकिस्तान ही की प्रोडक्ट है। जिस तरह से पिंक सॉल्ट यहाँ से रॉ फॉर्म में निकलता है और उसे रिफाइन किया जाता है भारत में, फिर इजराइल तक वो पहुँचता है, पाकिस्तान के नाम से नहीं बल्कि भारत के नाम से, हिमालयन सॉल्ट। अच्छा अगर हम जुने चावल वैसे भी अगर हम खाएं पाकिस्तान का और किसी दूसरे मुल्क का, तो कंपैरिजन बहुत क्लियर और वाज़ेह है कि जो टेस्ट है, जो खुशबू है, वो किसी और के चावल में नहीं हो सकती है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि दीगर अहम इश्यूज भी हैं जिन पर बात होना भी बाकी है। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और आप बात कर लेते हैं कुछ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की, जो कि ये कहते हैं किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही हैं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन लीडर रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ शफाफ इंतखाबात। तो ये क्या मामला है, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, आपको वेलकम कहेंगे। पराचा साहब, एक तरफ ये बयान सामने आ रहा है उमर अयूब साहब का कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की ये रिपोर्ट है, उनका ये दावा है कि बैकडोर राब्तों की अब भी कोशिशें की जा रही हैं। तो किसकी बात सच मानी जाए? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बात तो मानिए अली अमीन खान गंडापुर की, जो राब्ते करते हैं, और उन्होंने वो खुद बयान किया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत होती रही, 80% मामला तय हो चुके थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 4-5 अक्टूबर की, जब इन्होंने इस्लामाबाद पे यरगार करना थी और संगजानी पे कहा गया था कि आप अगर रुक जाएं तो फिर बानी पीटीआई को पनीगाला में या सीएम हाउस में या नथिया गली में शिफ्ट किया जा सकता है। तो बात नेसेसरली उसी की मानी जाती है जो राब्ते कर रहा और जो खुद बता भी रहा।
जो बात उमर अयूब खान कह रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, पार्टी का एक पर्सपेक्टिव होता है कि पार्टी ने मुख्तलिफ अपना पर्सपेक्टिव देना होता है। ये पॉलिटिक्स में आपने कार्ड फेंकने होते हैं, कभी कोई कार्ड फेंक रहे हैं, कभी कोई कार्ड फेंक रहे हैं। उमर अयूब खान शायद खुद बातचीत नहीं कर रहे लेकिन होंगे, पराचा इसलिए साहब वो कह आपस तो में सकते इतने हैं। इख्तलाफात, इतना तजाद है, कोई कुछ कहता है पार्टी जमात तो एक ही है ना, लेकिन एक ही जमात के अंदर इतनी राय पाई जाती हैं। कोई कहता है बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई कहता है कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो टाउट करार दिया जा रहा है उनका कि जी एक दूसरे को इल्ज़ामात एक दूसरे पर बुछाड़ की जा रही है। तो किसकी बात आखिर सच मानी जाएगी? और फिर जो अभी इस वक्त उमर अयूब साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, पहले मुतालिबात कुछ और थे, अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तो ये क्या चाहते क्या हैं आखिर पीटीआई वाले? यकीनन जो बयानबाजी है उससे तो लगता है कि इंतशार है पार्टी में, उसमें उन बयानात से लगता है कि तकसीम है पार्टी में, और एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ ये नहीं कि टाउट्स के इल्जामात लग रहे हैं, बल्कि फंडिंग का भी पूछा जा रहा है कि ये फंड खो रहे हैं, ये फंड खाते हैं। लेकिन हमारे लिए, जर्नलिस्ट के लिए, सहाफियों के लिए, मीडिया के लिए ये अच्छी अच्छी हेडलाइन तो है, लेकिन इससे मेरे नजदीक फर्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि इस पार्टी में खान साहब हैं और फिर उनके फॉलोअर्स हैं। इस पार्टी में जिसको खान साहब टिकट दे दें, जिसको खड़ा कर देंगे, वो उस पार्टी में बड़ा लीडर बन जाएगा। अदरवाइज तो अच्छा, ये जहाँ पे ये चीज़ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है खान साहब हैं, ये पार्टी की स्ट्रेंथ होने के साथ आप समझते हैं पराचा साहब वीकनेस भी है? क्योंकि खान साहब के सख्त गिर मौक़िफ़ी की वजह से एस्टैब्लिशमेंट को वो अभी तक कायल नहीं कर पाए, या वो खुद जेल से बाहर नहीं आ पाए, अपने मुतालबात नहीं मनवा पा रहे। एस्टैब्लिशमेंट को कायल करने की बजाय उन्हें खुद को कायल करना है। उन्हें खुद देखना है कि एब्सोल्यूट पावर ना वो हो सकते हैं और ना किसी बड़ी पावर को वो चैलेंज कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी हमारे जैसी है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरती हैं। अभी रजब तैयब एर्दोगान साहब तशरीफ लाए थे, तुर्क सदर, उन्होंने भी ये ऐसे ही हाल देखे, और फिर आपको याद होगा इस्तांबुल में एक रात क्या हुआ था। उसके बाद अब वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। इसलिए जब स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी होती हैं, उसमें आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हैं। स्ट्रगलिंग तो ठीक है, पीटीआई अब काफ़ी स्ट्रगल कर चुकी है, और अगर यही मामलात रहे तो लगता नहीं है कि खान साहब बाहर आते हैं। और फिर जिस तरह से उमर अयूब साहब भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता, और ना ही अब हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, जो कि ठीक तो नहीं है उनके बयानात से। क्या समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कायम होना ज़रूरी नहीं है क्या? जो कि पीटीआई तो अब कहती है कि होना ना होना एक बराबर है, हमें सिर्फ इंतखाबात चाहिए, और इंतखाबात भी अगर वो ना जीतते हैं, इंतखाबात दोबारा हो भी जाते हैं, अगर वो नहीं जीते हैं तो धांधली के इल्जामात फिर उनकी जानिब से आएंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ कुर्सी चाहिए, इंतखाबात शफाफ हों या ना हों। पहली बात तो ये है कि बहुत स्ट्रगल नहीं कर सके, अभी तो 1 साल हुआ है ना। यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो 11-11 साल जेलों में रहे और कोई पता भी नहीं होता था किस केस में ट्राई किया जा रहा है। इधर तो मालूम है ना, कोर कमांडर हाउस जलाया गया था, इधर मालूम है पेशावर बाला हसार पे फायरिंग की गई थी, इधर मालूम है कि फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में असास इदारों के दफ्तरों पे हमला किया गया था, मियांवाली एयरबेस पे अटैक किया गया था। अब दूसरी बात यह है कि कुर्सी वाली सारी है स्ट्रगल कुर्सी की, अदरवाइज अगर बिल्कुल कुर्सी का ही तो सारा मसला है, और इंतखाबात कुर्सी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कमी थी जिसकी बायस हमें उन्हें बहुत जल्दी शुक्रिया कह देना पड़ा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार, मारूफ अदाकार आगा तालिश की, जिनकी बरसी आज मनाई जा रही है, और आगा तालिश ने 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बिल्कुल जी, आगा तालिश बिलाशुबा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन अदाकारों में शुमार होता है उनका जो अपने किरदार को नाकाबिल फरामोश बनाने का हर हुनर जानते थे। वो कभी नवाब के रूप में स्क्रीन पर नजर आते थे, तो कहीं ईमानदार और फर्शनास पुलिस अफसर किसी फिल्म में उन्होंने डाकू का रूप धारा है, तो कहीं पर वो एक मजबूर बाप के रोल में, लेकिन जो भी किरदार उन्होंने निभाया है वो उसका हक अदा किया है और उसमें रच बस गए हैं। तो उनके फनकारों में उनका शुमार होता है जिन्हें अदाकारी का जुनून था, और उन्हें जब भी मौका मिला हर किरदार को बखूबी निभाया।
बिल्कुल जी, और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। उनके काम को हम भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम किया उन्होंने और वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं फ़िरोज़ खान। बॉक्सिंग मैच जो हुआ था कुछ रोज़ पहले, आपके इल्म में है, मारूफ यूट्यूबर रहीम परदेसी के दरमियान, फ़िरोज़ खान के दरमियान, और जैसे ही मैच ख़त्म हुआ है तो रहीम परदेसी ने चैलेंज किया है, खुशहाल खान को चैलेंज दे दिया है। अच्छा, मुझे लगता है कि इनको घूसे मुक्के मारने का बड़ा शौक है कि इन्होंने एक के बाद एक को पछाड़ने का मंसूबा जो बना रखा है। पहले फ़िरोज़ खान को हराया है रहीम परदेसी ने, उनकी नाक शाक तोड़ी है, और उसके बाद अब उन्होंने चैलेंज कर दिया है खुशहाल खान को, जो कि एक अदाकार हैं और इससे पहले भी वो बॉक्सिंग रिंग में उतर चुके हैं। अब उन्हें एक और तगड़ा किस्म का चैलेंज मिल चुका है रहीम परदेसी की जानिब। तनकीदी जुमले भी उन्होंने कहे कि जी हेलमेट पहन के बच्चा खेलता है, तो मेरे साथ आओ ज़रा असली बॉक्सर के साथ बॉक्सिंग करो। तो देखते हैं कि खुशहाल खान इस चैलेंज को कबूल करते हैं या इग्नोर करते हैं। बहरहाल फ़िरोज़ खान ने भी इसी तरह से इस चैलेंज को कबूल करते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने अपनी नाक शाक तुड़वाई थी, लहू लुहान थे वो, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने फैंस को ये भी बताया कि वो अब ठीक हैं। अच्छा जनाब, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं लंदन में सजने वाले बाफ्ता अवार्ड्स की, जो कि लंदन में बाफ्ता अवार्ड का मेला सजा है, जिसमें हॉलीवुड सितारों की चमक ने 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ हॉलीवुड फिल्म को निकोलेव ने मेला लूट लिया और 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में फिल्म की तरफ से नुमाया कामयाबियाँ समेटी गई हैं। लोगों ने बहुत सराहा है। कंक्लेव ने बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन बरतानवी फिल्म, बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बेहतरीन एडिटिंग के अवार्ड जीते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की जो अदाकारी जो मूवीज़ सामने आ रही हैं। और फिल्म ब्रूटस ने भी अवार्ड हासिल किया है। ब्रूटस ने भी ओरिजिनल स्कोर और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी हासिल किया है। और अदाकारा हैं मिकी मैडिसन ने फिल्म अनवार में अपनी शानदार कारकर्दगी पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता, और इसी तरह से तमाम कैटेगरीज़ के अंदर जो कामयाबियाँ समेटने वाले अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं और हिदायतकार हैं, डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर का एडवर्ड बर्जन का जो अवार्ड है वो भी जीत लिया है, हिदायतकार का अवार्ड, और मेरे ख्याल में डायरेक्टर हैं या फिर हिदायतकारी है, प्रोडक्शन का तमाम तर जो टीम है उनको भी क्रेडिट जाता है। सिर्फ अदाकार और अदाकाराओं को इसका क्रेडिट नहीं जाता होता किसी भी फिल्म की कामयाबी का या किसी भी सीज़न की कामयाबी का, क्योंकि उसके पीछे जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो पसे पर्दा कुछ और लोग भी होते हैं, जिनकी तमाम तर हिदायतकारी या फिर प्रोडक्शन के बाद ही वो एक फिल्म जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, अदाकारों की जो आप खूबसूरत शानदार अदाकारी देखते हैं, वो उनके पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब आते हैं नाज़रीन, बहुत ही आम मौजू है, वो है हाई हील्स का इस्तेमाल, जो कि हमारी ख़वातीन खासतौर पे। अच्छा, हाई हील को ही क्यों आपने टारगेट किया? बॉडी पोस्चर हो सकता है, इसलिए टारगेट किया कि हमें अपनी ख़वातीन की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है और हम नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाएं सिर्फ फैशन के चक्कर में, खूबसूरत दिखने के चक्कर में, अगर किसी की छोटी हाइट है तो ज़्यादा हाइट बढ़ाने के चक्कर में, या मर्दों से ऊंचा दिखने के चक्कर में। अच्छा ठीक है, ये तो ख़वातीन के मसाइल हैं। इतनी हाई हील्स जो है वो ख़वातीन पहनती हैं शौक के लिए भी, अच्छा लगने के लिए भी, लेकिन मर्दों को भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा मैं ये यहाँ पर ना मैं बिल्कुल टॉपिक से हट जाएंगे, मैं मर्दों की लोग परेशान मसाइल दोनों के मसला क्या चल रहा है। मसला ज्यादा खवातीन का है, हाई हील्स का, क्योंकि वही पहनती हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनली असद मिर्जा कायोप्रैक्टर है हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हाई हील्स तो वैसे हमने एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, लेकिन गलत पोस्चर से बैठना, हाई हील्स का इस्तेमाल करना, और वो क्या क्या गलतियां हैं जो अपनी लाइफ में हम करते हैं और फिर किसी मूजी मर्ज, शोल्डर पेन, नेक पेन, बहुत सारे का जोड़ों के दर्द शटीका जिसको आप कह रहे थे, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, ये तमाम दर्दों की वजूहात क्या हो सकती हैं, और फिर आप बता रहे हैं कि मेडिसिन के बगैर आप मैनुअली हाथों से दर्द का इलाज करते हैं, कितना सक्सेसफुल है ये और कितना अच्छा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कॉजेज़ पे आ जाते हैं। आपका जो पोस्चर है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर जो हमारे ऑफिस में, घरों में हम लोग बैठे हुए हाइपर फ्लेक्शन, हमारा हिप का लेवल नीचे चला जाता है, नी लेवल ऊपर चला जाता है। स्लाउजी पोस्चर में हमारा जो लडोसिस कल्वेचर होता है, जिसमें हमें स्ट्रेट बैक पे बैठना चाहिए, हम स्लाउजी सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारी जो वर्टेब्रा, जो कॉलम होते हैं, इनके बीच में जो डिस्क होती हैं, इनके ऊपर प्रेशर वाइल सिटिंग, जब भी आप बैठे होते हैं आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर होता है। तो जब वो प्रेशर कंटिन्यूसली रहेगा विद बैड पोस्चर, और उसके साथ साथ आजकल कॉमनली बहुत देखा गया है कि हमारे पाकिस्तान में एवरी डे इज़ अ संडे, बट हम धूप में नहीं निकलते, तो हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये भी दर्द की वजह बन सकता है। एग्जैक्टली, और यही वजह ज़्यादातर रहती है। और उसके बाद हल्का सा कोई वेट, किसी को भी आपने देखा होगा कि जी हमने तो नीचे से सिर्फ चाबी उठाई थी,
हम तो सिर्फ कोई बैग उठाने लगे थे और सडनली हमारे बैग से टक करके आवाज़ आई, इसका बिल्कुल वो डिस्क बल्ज के साइन होते हैं। और उसी में फिर आप देखते हैं अक्सर लोगों को गर्दन से कंधों में दर्द ट्रैवल करना, या कमर लोअर बैक से हिप से होती हुई टुवर्ड्स योर लेग ट्रैवल करती है, उसको शटिका जिस तरह L5S1 जो नर्व कंप्रेशन आज। अच्छा, आप जिसकी बात करें बॉडी पोस्चर की, तो हम लोग घरों में भी और हम लोग दफातर में भी हम यूज़ करते हैं, बड़ी रिलैक्सिंग चेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका बॉडी पोस्चर जिसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके हिप का लेवल एक बॉडी लेवल के साथ होना चाहिए, घुटने नीचे को जाने चाहिए। तो हम लोगों की तो बैक बिल्कुल धसी हुई होती है, हम लोग बड़े कंफर्टेबल काउचेस के ऊपर या चेयर्स के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, और फिर हम बिल्कुल पीछे लेट के काम अपना कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। तो ये कितना असरअंदाज होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर, और जो पेन है उसके ऊपर उसका कितना है काम। और फिर हमें जो काउचेज़ हैं, सोफ़ाज़ हैं, वो फिर क्या यूज़ ही नहीं करने चाहिए? रिलैक्सिंग चेयर जो है वो हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए? क्या कितनी देर बैठ सकते हैं हम इनके ऊपर? देखिए, जब भी आप नेचर से थोड़ी सी भी छेड़खानी करेंगे, जैसे ही अल्लाह ताला ने हमारा नेचर जो बॉडी पोस्चर बनाया हुआ है कि हम जैसे ही हिप लेवल को नीचे लेके जाएंगे, बेशक वो हमारे सोफ़े हों जो धसे हुए फोमी टाइप के सोफ़े होते हैं, या फिर आपकी जो रिलैक्सिंग चेयर है, उसमें आपकी बॉडी का पोस्चर ऐसा बन जाता है कि आपकी डिस्क के ऊपर, आपकी स्पाइनल कैनाल के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग तो आप उस टाइम पे अगर हेल्दी सेहत है, विटामिन डी भी बैलेंस है आपका, और आपकी अच्छी प्रोटीन डाइट भी है, तो वो तो आप गुजारा चला लेते हैं। बट जो जैसे जैसे ओल्ड एज में आप जाते हैं तो आपकी वर्टेब्रास के ऊपर जितनी ज़्यादती हुई होती है, वो फिर आपको लेटर ऑन 50-55 एज में वो फिर आपको दर्दें आपने बुज़ुर्गों में देखी होंगी कि उनको तो कुर्सी से उठना मुश्किल हुआ। तो ये दो चीज़ें डॉक्टर साहब जो बुज़ुर्गों की आप बात कर रहे हैं, एक तो घुटनों का दर्द और दर्द शटिका जिसको बोला जाता है। अमूमी तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा मसाइल शटिका के दर्द के हैं और मर्दों के अंदर घुटनों के हैं। वजूहात क्या होती हैं? ज़रा ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग क्या गलतियां करते हैं, उसको किस तरह से रिकवर करते हैं फिर आप? देखिए, आपका जो नी की आपने जिस तरह जिक्र किया, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की इश्यूज़ हैं, और साथ फिर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन पेशेंट देखे गए हैं, उसमें बुज़ुर्ग नहीं, आजकल तो 15-15 साल के बच्चे अपनी MRI उठा के हमारे पास आ रहे होते हैं, और हमें लगता है कि पेरेंट्स को लेके आए, बाद में तो पता चलता है पेरेंट्स बच्चों को लेके आए हुए हैं। तो अब होता ये है कि आपकी सबसे ज़्यादा जो बच्चों में या बड़ों में भी इवन दो हमारा सन के साथ एक्सपोजर ख़त्म होता जा रहा है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। अच्छा, विटामिन के ऊपर प्रोटीन डाइट नहीं है, और आप जो फास्ट फूड, जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और उसकी वजह से प्रोटीन इनटेक ज़्यादा ना होने की वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर पड़ती हैं। और जब बोन्स कमज़ोर पड़ेंगी, उसके बाद आप मसलसल बैड पोस्चर में भी रहेंगे, सारा सारा दिन हेक्टिक ऑफिस लाइफ है हमारी, जिस 9 to 5 जिसके ऊपर बड़ी आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो उसकी वजह से फिर जब आपका हाइपर फ्लेक्शन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपकी हिप का लेवल नी से नीचे चला जाता है, इवन दो हमारी गाड़ी की पिछली सीटें जो हैं जी, जो हाइपर फ्लेक्शन में जब जाते हैं तो हमारे वर्टेब्रास के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग विटामिन डी का इस्तेमाल भी करते हैं, हम बड़ों को भी घर में पेरेंट्स को विटामिन डी इस्तेमाल करवाते हैं, टैबलेट्स उनको लेकर देते हैं कि आप ये खाएं। क्या धूप लेना फिर भी बहुत ज़रूरी है, या विटामिन डी ही खा लेना काफ़ी होगा? क्योंकि बड़े तो अब सनलाइट में निकलते भी नहीं है कि हमसे उठा नहीं जा रहा, या हम बेड से नहीं हिल पा रहे हैं, तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, या फिर सिर्फ विटामिन डी की मेडिसिन से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? देखिए, इसमें विटामिन होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सनलाइट एक्सपोजर रखें आप। ठीक है। अच्छा, आप सनलाइट में भी कोशिश करें कि घर की जो छत है उसमें आपकी स्किन एक्सपोज होनी चाहिए सनलाइट के साथ। अब इन कपड़ों के साथ अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी जो यूवी रेज हैं वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। ओके। तो जब तक वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी तब तक आपकी बॉडी में जो लिवर है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा विटामिन डी। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हील्स के ऊपर, क्योंकि एक कॉमन मसला है हम लड़कियों का कि हमने हील्स तो पहननी ही पहननी है, फैशन है, ट्रेंडी है, हाइट छोटी है इसके लिए भी हमें पहननी है, फिर हमारा इस ड्रेस के साथ बहुत ज़रूरी है इसलिए भी हमने हील पहननी है। तो हील पहनने की वजह से कौन कौन से मसाइल जो है वो दरपेश हैं लड़कियों को, कौन कौन सी दर्दें इससे हो सकती हैं, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो आगे चल के हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकती हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए, आपकी बॉडी का जो चलना है, जिसके हमारी जो बॉडी हम चलते हैं, अगर आप अपना जो फीट है उसके बीच में एक आर्च देखें,
जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम होती है, बैलेंस करने के लिए काम हो रही होती है हमारी वो आर्च। जब हम हील पहनते हैं, ये जो पाँव की शेप होती है, बिल्कुल जो आर्च बनी हुई होती है, तो उसके ऊपर जब आप हील पहनते हैं तो सारा जो लोड है आपके 4 फीट पे चला जाता है, पंजों में चला जाता है, फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर आ जाता है 4 फीट के ऊपर। तो अब जब वो लोड जाएगा तो आपकी फुट से लेके हेड तक बॉडी जो है एक यूनिट के तौर पे काम कर रही होती है। तो जब आपका, अब ये लेटेस्ट स्टडी भी है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जो 1 इंच हील है वो आपकी जो 4 फीट जो पंजों के ऊपर है वो बॉडी पोस्चर का जो 22% वेट शिफ्ट कर देती है आपके पंजों के ऊपर। और अच्छा, इसी तरह हील है जो मैंने ये पहनी हुई, ये ब्लॉक हील है जो कि थोड़ी चौड़ी हील होती है, ये भी अपना कोई असरअंदाज होती है आपकी बॉडी पोस्चर के ऊपर। एक तो होती है ना पेंसिल हील, लंबी हील है, अब ये है बिल्कुल छोटी हील है, इसको आप उस तरह से हील कंसीडर नहीं करते हैं, ब्लॉक हील इसको कहते हैं। तो क्या ये भी असरअंदाज होती है? ये आपको बैलेंस करने में तो मदद कर सकती है चलने में, बट आपकी जो अलाइनमेंट है बॉडी की उसको डिस्टर्ब जरूर करेगी, क्योंकि आपका सारा जो प्रेशर है वो आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने टोज के ऊपर, और जैसे ही आप टोज के ऊपर शिफ्ट करते हैं आपके काफ मसल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो चलने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, आपकी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना। कितने अरसे का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर सकता है? अगर कुछ ही घंटे में इस्तेमाल किया है, चंद घंटे का इवेंट है वो आपने कर लिया, तो क्या उससे भी नुकसान पहुंच जाएगा या बिल्कुल ही इसको लाइफ से निकाल देना चाहिए? देखिए, अगर तो आप हेल्दी, जिस तरह मैम बैठी हुई हैं, अगर तो आपकी यंग एज है और कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वंस इन अ ब्लू मून तो समझ आता है कि शादी के किसी आप फंक्शन में गए और पहन लिया, डेली रूटीन का हिस्सा। बट आप अगर उसको डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो वो आपकी स्पाइन के साथ, जॉइंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जो खवातीन की हाइट छोटी है वो तो मुस्तकिल अपनी हील्स का इस्तेमाल करती हैं, घर के अंदर भी, आम चप्पलों के नीचे भी वो वाली चप्पलें यूज़ करती हैं जो कि इतनी हील के साथ, वो ब्लॉक हील के साथ प्रॉपर बनी हुई होती हैं, बड़ी चौड़ी वाली हील्स होती हैं। हमारी अम्मियाँ या हमारी आंटियाँ, जो बड़ी खवातीन हैं वो भी उस हील को यूज़ करती हैं जो कि बिल्कुल मोटी वाली हील होती है। उसका भी क्या नुकसान है, और उन खवातीन के ऊपर जो हाइट छोटी होने के लिए ये मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? एक तो आपने वो बताया जो कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, या फिर 2 घंटे 3 घंटे या ऑफिस टाइमिंग के लिए, एक जो 24 घंटे पहने रखते हैं, उनके लिए भी बताएं। देखिए मैम, हील इन एनी शेप, मतलब आपका कद छोटा है, हाइट लंबी है, जिस सूरत में आपका वेट कम है, ज़्यादा है, जब भी आप अपने पोस्चर को, अलाइनमेंट को ख़राब करेंगे तो आपके वर्टेब्रास के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, बेशक वो नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो या आपकी डिस्क हो, उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इन एनी कॉस्ट, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको अगर पिन पॉइंट करूँ तो ख़वातीन वैसे ही अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ आप खूबसूरत दिखने के लिए अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, मैं एक लंबी फ्लाइट से गई, थोड़ा सा जुनेद को कट कर रही हूँ, सॉरी, कि मैं उसके बाद जब मैं उठी, कोई 10 घंटे की फ्लाइट थी, जब मैं उठी हूँ तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। एक तो क्योंकि सीट्स ऐसी होती हैं कि आप लोग ट्रैवल में होते हैं जब, तो आप बड़े वो टांगे फैला के तो नहीं बैठ सकते हैं, आपको बड़े अनकम्फर्टेबल होकर बैठना पड़ता है। तो आप जब मैं उठी तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मैं काफ़ी देर के लिए मेरे घुटने जैम हो गए। और फिर जैसा जुनेद मुझसे सवाल भी करते, इसी उम्र में ये हाल है, तो वो बाकी जवानी में हम फील नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पर हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर शायद बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो गई हैं, या फिर कोई वजूहात और हैं। क्योंकि मैंने तो जॉगर और स्नीकर पहनती हूँ यूजुअली, तो उसके बावजूद मेरे घुटने जैम थे और मैं उठ के काफ़ी देर तक चल नहीं पाई। देखिए मैम, आपके 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत एक अच्छा आपने ही आंसर दे दिया है कि आप स्नीकर्स पहनती हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि प्रेफरेबली जब भी आप कोशिश करें कि आप स्नीकर्स में रहें, जॉगर्स में रहें, जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे आपको मदद देते हैं और सारा दिन आपकी स्पाइन को, आपके पेल्विक को, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखते हैं। बट इसके साथ साथ दूसरा, आपने एक लॉन्ग फ्लाइट का जिक्र किया। फ्लाइट हो जाए, आप ट्रैवल कर रहे हो किसी गाड़ी में, आपने लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी। बेशक आप ऑफिस में बैठते हैं ज़्यादा देर, 6-6 घंटे, आपने हर 2 घंटे बाद अपने पोस्चर को बैठे सिटिंग पोस्चर से हटा के आपने थोड़ा बेशक पानी पीने चले जाएं, फ्लाइट में है वॉशरूम का चक्कर लगाएं, आपने एक कंटिन्यूसली सिटिंग पोस्चर, और जो भी जिस तरह आप कहते हैं लग्जरी सीट्स होती हैं हमारी प्लेन के अंदर, जिसमें आप सीट्स को लंबा कर लेते हैं और आपकी स्पाइन के ऊपर भी जो लोअर बैक है प्रेशर आना शुरू हो जाता है और आपकी हिप लेवल भी नी से नीचे चली जाती है।
उसके ऊपर हमारे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बनता है और वो कंटिन्यूसली रिलैक्सिंग पोस्चर के ऊपर बैठे रहने से इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो इसमें कोई डेफिशिएंसी की रीज़न तो नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, कि आपको उसकी वजह से भी ये जैम हो जाए, शोल्डर जैम हो जाता है हमारा, या जॉइंट्स हमारे जैम हो जाते हैं, हम मूव नहीं काफ़ी देर तक कर पाते हैं, सुन जिस तरह से कहते हैं हम हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाना, इस तरह के मामला जो होते हैं, ये भी कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से, या फिर ये सारे मामला जो जुड़े हुए हैं बॉडी पॉस्चर सही से बैठना ना, लेटना ना, खड़े ना रहना, ज़्यादा देर हील्स पहनना, ये उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, आपको अगर 3 सिम्टम्स जिस तरह आपने जिक्र किया, सुनपन का या पेन का, ठीक है, अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं, या टिंगलिंग जो बर्निंग सेंसेशन पैरों में फील हो रही होती है, अगर किसी भी बंदे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको फौरी तौर पे ये 3 टेस्ट तो अपने करवा लेने चाहिए, जिसमें विटामिन डी सबसे पहले है, B12 विटामिन B12 जो आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग का बड़ा काम रोल होता है, नर्व्स को हेल्प करने में बहुत काम देता है, और कैल्शियम। ये 3 चीजें जो आपकी बोन्स को, नर्व्स को और मसल्स को बिल्ड करने में मदद। जी, अगर कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपना 3 टेस्ट लाजमी करवाएं, कैल्शियम का, B12 का और विटामिन डी का। ये 3 टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वही कॉजेज जो हैं जो आपको नमनेस या टिंगलिंग, बर्निंग या पेन के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये ये 3 टेस्ट तो आपको इमीडिएटली अपने साथ अटैच करने चाहिए। बाकी हम अपने क्लिनिकल एग्जामिन में जब पेशेंट्स को देखते हैं, उनके सिम्टम्स देखते हैं, और फिर उसके बाद फिर अगर कोई और टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट अब आप कर रहे हैं जो कि है कायरोप्रैक्टर के नाम से जो ट्रीटमेंट है, ये मैनुअल ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हैं? और पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप बता रहे हैं कि विदाउट मेडिसिन है, विदाउट सर्जरी है, तो किस तरह से आप ये ट्रीटमेंट उनको करते हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, अगर वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, कायरोप्रैक्टर का मतलब है डन बाय हैंड, जो ट्रीटमेंट आपकी ऑल बॉडी को ट्रीट करने के लिए किया जाए हाथों से, आपकी स्पाइन को मैनिपुलेट करके, एडजस्टमेंट करके, ठीक है, उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। कायरोप्रैक्टर मेन फोकस करता है आपकी स्पाइन में, बोन्स में, आपके नर्वस सिस्टम में, टू ट्रीट योर टेंडन्स, लेगामेंट, डिस्क, जॉइंट्स एंड ऑल बॉडी पेन्स। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ट्रीटमेंट के लिए ऑस्ट्रिच ऑयल या जैतून का तेल, ये जो मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी बड़ी मशहूरी करती हैं, क्या ये भी इफेक्टिव होते हैं जोड़ों के लिए? और बैठने का, खड़े होने का पोस्चर, अगर आप एक टांग पे जोर दे के खड़े हो रहे हैं या टांग पे टांग चढ़ा के बैठ रहे हैं, ये चीज़ें भी कितना अफेक्ट कर लेती हैं? और समटाइम हम पर्स रखते हैं अपने बैक साइड पे पैंट की, तो उससे भी आपकी डिस्क लेवल तो चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ें कितनी असरअंदाज होती हैं? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि ऑयल, हर तरह की जो ऑयल है, आपने अगर इन ऑयल्स के अंदर देखा होगा कि जब भी हम इनको अप्लाई करते हैं तो एक हीटिंग, सूदिंग इफेक्ट आप हमारी बॉडी में आता है। तो बेशक वो ऑयल यूज़ कर लें या घर में कोई ऑयल पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर लीजिए, तो फॉर द टाइम बिंग, वक्ती तौर के लिए तो ये बहुत रिलीविंग है। वो उस पर मैं अक्सर पेशेंट्स को ये भी कहता होता हूँ कि आप गर्म पानी की बोतल लेके भी अगर टकोर कर लें किसी जगह के ऊपर, वो फॉर द टाइम बिंग उस हिस्से की ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस कर देगी, तो वो 2 से 3 घंटे आपको बड़ा रिलीविंग इफेक्ट रहेगा। बट ये सारी चीज़ें जितनी हैं, जिस तरह हमारी पेन किलर्स हैं, हीटिंग पैड हैं या ऑयल्स हैं, ये वक्ती तौर पे तो मुस्तकिल हल नहीं होगा। आपकी पेन को किल तो कर सकती हैं, बट रूट कॉज नहीं ट्रीट कर। ज़्यादा जाते ऐसा सब एक और चीज़ भी है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, माएँ और बड़े हमारे ये कहते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है, जब उनके बैली में होता है, तो वो बच्चा तमाम तर जो वाइटामिन्स होता है वो अपनी माँ की बॉडी से एब्जॉर्ब करता है और वो सारा कुछ ले लेता है। अगर माँ के अंदर उन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक जैसे कैल्शियम है, वाइटामिन्स है, या कुछ भी कमी हो जाती है, तो वो बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो भी दर्दों की वजह बन सकता है। तो उन माँओं के लिए क्या मैसेज है कि क्या वो बॉडी पॉस्चर की वजह से नहीं है, वो उनकी बेबी की बर्थ के बाद से उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या उनको बताएंगे? देखिए मैम, प्रेग्नेंट होने से पहले पेरेंट्स को, जब बच्ची बड़ी ग्रोथ हो रही है, हमें तब से अपने बच्चों के ऊपर टाइम देना चाहिए, ना कि उनको फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर रखें। हम उनको विटामिन्स की डेफिशिएंसी दूर करनी चाहिए विद हेल्दी प्रोटीन, जिसमें मीट बहुत अच्छा सोर्स है आपका, और फिर आपके नट्स हैं, आपके नट्स बिल्कुल, वॉलनट, आलमंड, कैश्यू बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपके अच्छा सोर्स है विटामिन का। बट इसके साथ साथ फिर भी जैसे ही आप
एज क्रॉस करते हैं तो आपने 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक तो एक्सपोजर टू ग्राउंड, मतलब कि अपने पाक की तरफ दोबारा रुझान करें, अपने बच्चों को ये शौक डालें, ना कि हम एक कमरे की हद तक रहें। और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 ये 3 टेस्ट ऐसे हैं कि अगर आप में कोई भी सिम्टम्स तो आपको उसकी निशानदेही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। लाइफस्टाइल को बदलना होगा, अपने पोस्चर्स को सीधा रखना होगा, ताकि अगर कोई गलती या डेफिशिएंसी आप में है भी तो आप बड़ा डैमेज अपनी बॉडी को ना दें। और हाई हील्स की बजाय अगर आप स्नीकर्स और जॉगर्स यूज़ करते हैं, फ्लैट जूते यूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए शादियां नहीं हो रही और उसकी वजह यह है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में 22 मिलियन ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि कमारे रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये बेहतर से बेहतर की तलाश है क्या? आखिर क्या चाहिए, क्या ढूंढना चाह रहे हैं, बेहतर पार्टनर की डेफिनेशन क्या है, ये सब पर बात होगी। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुशाबा अंजुम, माहिर नफ्सियात हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर नुशाबा आपको। डॉक्टर नुशाबा, ये बहुत बड़ी तादाद है, 2 करोड़ 20 लाख अफराद का शादीशुदा ना होना या शादी के इंतज़ार में बैठे रहना, बेहतर से बेहतर की तलाश करना। तो ये बेहतर आखिर है क्या? क्या डेफिनेशन है बेहतर लाइफ पार्टनर की? आपका जो सवाल है, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपकी मदद करने का। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो डिवाइड हो गया है 3 कैटेगरीज में। इसको आप जर्नलाइज्ड किसी एक तबके के ऊपर आप नहीं कह सकते। हमारे यहाँ कुछ जो तबका, जो हमारा मेरे ख्याल में लोअर मिडिल क्लास तबका है, या सबसे नीचे जो आप कह सकते हैं कि सी कैटेगरी की जो हमारी एक आवाम है, जिनके लिए रोटी, खाना, पीना, मेरे ख्याल में हर चीज जिंदगी की उनके लिए वो डिप्राइव्ड है। लेकिन एक चीज आपने ये देखी होगी कि उस तबके में जो हमारा गरीब आवाम है, उसमें शादियां बड़े आराम से हो जाती हैं, बड़े कम उम्र में हो जाती हैं, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने खराब नहीं आते जितना कि आप जब तालीम ले रहे हैं, मटेरियलाइज्ड कर रहे हैं सोसाइटी को बहुत ज्यादा, और उसके बाद उसके अंदर आपने इतना ग्लैमराइज्ड कर दिया है, इतनी लस्ट है, इतना ज्यादा उसके अंदर, ये सारी बात एक डिफरेंट है। असल मसला कहाँ पे आ रहा है? क्या आप बच्चे हमारे में बंद नहीं कर सकते? उनकी पसंद बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, या फिर वालिदैन का, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि वो इतनी आसानी से अपने लाइफ पार्टनर को चुन नहीं पा रहे? देखिए, होता ये है कि जिस वक्त बच्चा होता है, जब एक एज होती है बच्चों की, हमारे यहाँ खानदानी निज़ाम होता है और शादियां खानदानों में कर दी जाती है, और उसका जो रिजल्ट्स है, मैंने देखा कि जब वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं या उसके बाद, तो वो नहीं चल सकता। शादी बेसिकली बात है कमिटमेंट का, ये कोई एक पहिया नहीं है जिसको लेकर चलना है, ये इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। आप ये नहीं कह सकते कि जिम्मेदारी एक शख्स की है, ना औरत की जिम्मेदारी है ना मर्द की जिम्मेदारी है, ये दोनों को एक कलेक्टिव वेंचर होता है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो उसके डूज एंड डोंट्स डिफाइन करके जाते हैं। आपने उसकी मेरे ख्याल में 20 साल तालीम की होती है जिस वक्त आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैं बड़े अफसोस से बात कहूंगी कि जिस वक्त शादी, जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है आपकी जिंदगी का, उसमें ना तो लड़की का कंसेंट या तो लिया ही नहीं जाता, या खानदान का जो जितना भी उसका प्रेशर है उस बच्ची के ऊपर आ जाता है, ना तालीम का हक, ना शादी का हक। लेकिन उसके बाद या एक मैं इस चीज को इस तरह समझती हूँ कि ये एक वो शादी के ऊपर, उसके पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन है उस बच्चे या बच्ची के पास कि उन्होंने अपने वालिदैन को। अच्छा डॉक्टर निशाबा, ये चीज़ ये भी है कि जो लड़के वाले होते हैं उनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं कि लड़की जो है वो चलती कैसे है, वो देखती कैसे है, वो मुस्कुराती कैसे है, वो पहनती औरती कैसे है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं, नौकरी करती है कि नहीं। अच्छा ये चीज़ें, और फिर उसके साथ कि वो उसकी हाइट अच्छी है, रंग गोरा होना चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, और फिर साथ में अच्छा खासा बैंक बैलेंस या फिर जहेज लेकर आना चाहिए। ये जो डिमांड ससुरालियों की जानिब से रखी जाती हैं, लड़के वालों की तरफ से रखी जाती हैं, ये कितना बड़ा हर्डल्स बनती है रिश्ता ना होने में, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। मैं इस चीज को फिर आपको ये बात कहूंगी कि काश हमने शादी की खुशबू को समझा होता कि बेसिकली शादी हमारा सबसे मॉडर्न रिलीजन है। हमने शादी के कल्चर को प्रमोट करना है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। उसके लिए हो सकता है कि आप समझे जाएंगे ये बंदा अगर उसने 1 से 2 या 3 शादियां कर ली हैं तो उस इंसान को आप
कहेंगे जी पूरी सोसाइटी उसको उसके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन बेरा रवि को रोकने के लिए मैं ये समझती हूँ कि शादी एक बहुत जरूरी है और शादी के कल्चर हमें शादी को आसान भी बनाना चाहिए, लेकिन अगर आसान नहीं बनाया जा रहा है, मेरी बात प्लीज, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, शादी इज नॉट अ बिजनेस। इसकी खुशबू को समझे। शादी तो एक वो चीज है जो आपके रिस्क है और वो रिस्क अल्लाह ने देना है। आप सॉरी जी जी, रिस्क तो अल्लाह ने देना है। हम यहाँ पर ये आपसे मैं जैसा जानना चाह रही थी कि जो घर वालों की डिमांड्स हैं, लड़के वालों की सॉरी, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। लड़की टॉल हाइटेड होनी चाहिए, स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए, खूबसूरत, रंग भी गोरा होना चाहिए, बोलती अच्छी हो, आवाज़ अच्छी हो, फैमिली अच्छे से बिलोंग करती हो। ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो पेरेंट्स की जानिब से रखे जाते हैं, लड़के वालों की तरफ से रखे जाते हैं, वो कितनी बड़ी वजह है जो अच्छी लड़कियाँ, अच्छी तरबियत, अच्छे माँ बाप की, अच्छी फैमिली की लड़कियाँ वो बैठी रह जाती हैं सिर्फ इस वजह से रंग गोरा नहीं है, कद लंबा नहीं है, स्मार्ट नहीं दिखती है। तो ये भी वजह बताइएगा, क्या है ये? ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज के ऊपर अगर कोटिंग कर दे, चेहरा मैंने आपसे शुरू में कह दिया था, लस्ट है, मटेरियल है, खूबसूरती एक मटेरियल है, ये अबदी नहीं है। आपके जो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है वो इखलाक है। अगर आपने स्टार्ट ही एक रिलेशनशिप का एक मटेरियल पे रखा है, एक खूबसूरती पे रखा है, रंग पे रखा है, कद पर रखा है, तो जब वो जरूरत पूरी हो जाएगी, जब वो लड़की उधर चली जाएगी, अगली बात जो शुरू हो जाएगी वो शुरू हो जाएगा उसका इखलाक, उसका किरदार। अब ये लड़के के लिए भी है, अगर लड़की वालों ने भी ऐसा लड़का देखा है उस वक्त, देखिए सिचुएशनल शादियां, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात शादियां ऐसी जगह हो जाती हैं जो कि उस वक्त की जरूरत होती है, और जिस वक्त वो जरूरत पूरी हो जाती है वो शादी लड़के की जरूरत पूरी हो गई तो खत्म हो गई। जब आप जरूरतों के ऊपर रिश्ते रखते हैं तो वो रिश्ते देर पा नहीं होते। और मेरे ख्याल में रूह का जो रिश्ता है या जो आप वो देर पाया और वो सारी जिंदगी साथ रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप रिश्ते करें तो वो देर पा होते हैं। किस तरह से रवैयों में तब्दीली लाई जाए? और अभी हम ब्रेक में भी जिस तरह बात कर रहे थे कि कुछ लड़के लड़कियां घबरा भी चुके हैं, वो डरते हैं, जो उमूमी रेशो तलाक की शरह में भी बढ़ चुकी है, वो उन नताइज की वजह से डर के भी ये बड़ा कदम या अपनी लाइफ का फैसला करने से कतराते हैं। तो किस तरह से इस निकाह को आसान किया जाए, रिलेशंस को आसान किया जाए और लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए? उसको सबसे ज्यादा आसान करने का तरीका मैं ये समझती हूँ ये है कि अपने आप को समझे, लड़का खुद को समझे कि वो क्या है, अपने जात को समझे बगैर आप दूसरे को नहीं समझ सकते। और उसको सबसे पहले अपने आप को समझें। बाज़ औक़ात आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपको चाहिए क्या है, और उस वक्त जब मैंने आपसे यही कहा कि जरूरत पर शादी की खुशबू को समझें, ये एक अगर आप जितना भी हमारा आगे नस्ल चलनी है एक औरत से आपकी, या एक मर्द से, एक खानदानी निजाम को लेकर चलना है, तो जो शख्स आपकी वैल्यूज में फिट नहीं होता, मॉरल वैल्यूज में, ग्राउंड में फिट नहीं होता, तो ये बहुत सोच समझ के करने वाली बात है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग करा लें, क्योंकि अगर आपने एप्स के ऊपर या आपने रिश्ते ऐसे देखे हैं कि जो कि अभी ये एक नई दुनिया है, मैं आपको बताऊं, और इस नई दुनिया में, इस नए दौर में जो है वो मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं, आपको असल और नकल का फर्क नहीं पता। तो उसके लिए बच्चों के ऊपर माँ बाप का ये काम है कि पेरेंटिंग के अंदर बच्चों के अंदर इतनी डेप्थ डाल दें। अगर उन बच्चों की छोटी उम्र में आपने 13 साल तक रूह के ऊपर काम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चे जब बड़े भी हो जाएंगे शऊर तो देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बच्चों को शऊर देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को फ़र्ज शनास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पहचान सकें कि सामने वाला उनके लिए ठीक है या नहीं, उसके बाद ये शादी का फैसला करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुशाबा अंजम हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। तो कहती बहुत सारे बच्चे जुनैद वाकई में डर भी गए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी पेरेंटिंग में कोई कमी रह गई है, जो शादी के मकसद को, शादी के पर्पज़ को ही समझ नहीं पाते हैं। आप जी सोना बिल्कुल नींदें हराम कर चुका है, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, वो वाला सोना नींदें हराम कर चुका है ख्वातीन की, क्योंकि रेट पहुंच से बाहर हो चुके हैं। क्या वजह है? क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह बन चुका है शादियों के ना होने की, लेकिन कितने पे पहुंच चुका है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे और बात करेंगे कि क्यों सोने ने सोना हराम कर दिया है। तो सोना 3 लाख रुपए फी तोला हो चुका है, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वाकई में सोना तो हराम हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सोना हराम हो चुका है, लेकिन ख़वातीन की ज़िद होती है कि उन्होंने ये ख़रीदना है और पहनना है शादी ब्याह। तो मुल्तान की ख़वातीन क्या कहती हैं, उनसे पहले जान लेते हैं। मुल्तान में जी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, पूछ रहे हैं सवाल, ज़रा आप भी सुनिए। जी हम खुद अभी गोल्ड मार्केट से होके आए हैं। अमीर को देते रहे थे 700 रुपये दे देते हैं कड़े कोई ब्रेसलेट, लेकिन अफोर्डेबल भी नहीं है, बहुत रेट हाई है। पड़ा इतना नहीं होना चाहिए, इसको आधा तो ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हाई है। सोना इतना महंगा हो गया है कि अब तो लेते हुए भी सोचना पड़ता है, समझ नहीं आती है कि लिया जाए या ना लिया जाए। एंड आई विश कि मैं अपनी मम्मा के लिए भी कुछ ऐसा लूँ, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और आउट ऑफ रेंज हो जाता है, तो हमें सोचना पड़ता है पहले कि ये हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोने के रेट के हवाले से मैं यही कहूँगी कि सोना अब इतना महंगा हो गया है कि अफोर्डेबल नहीं है, और स्पेशली जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की शादियाँ कैसे करेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस्तेमाल कर लें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि अब मुल्क को चाहिए कि जो है ना थोड़ा सा सोचें अवाम के बारे में। उनकी इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, हम शादियों का सीज़न है, हम लोगों ने देना है, तो हम कैसे करें? जनाब, हुकूमत ने तो आवाम का सोचना नहीं है, लेकिन आवाम खुद अपने बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्रमोट करना चाहिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। मुल्तान के बाद लाहौर का रुख कर लेते हैं, लाहौर के शहरियों की राय भी जान लेते हैं कि यहाँ की आवाम क्या कहते हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज देखें, एक जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो इतना मैटर नहीं करता कि ज़्यादा हो कम हो, बट जो फिर एक जिनकी इतनी आमदनी नहीं होती है, बच्चों की शादियां करनी होती हैं, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव करना चाहिए कि वो लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। और फिर आप देखें जो बेचारे लड़के जो शादियों के लिए चीज़ें अपनी बीवियों के लिए भी ले रहे होते हैं, जहेज़ के लिए जो भी, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर होता है। तो चीज़ें जितनी मिनिमम रखना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकें सारे लोग। ये तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि इतने इंक्रीज़ होते जा रहे हैं जो लोगों की रेंज से बहुत बाहर है। मेरा ख्याल है कि जिन्होंने बच्चियों की शादियाँ करनी है तो वो तो बिल्कुल भी इसको तो उनकी रेंज में नहीं है, वो तो भी मजबूर हैं कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस्तेमाल करेंगे। गोल्ड अब रुख कर लेते हैं हम कराची का, क्योंकि लाहौरिये भी इससे नाला नज़र आते हैं। लाहौरी ख़वातीन भी यही शिकवा करती हैं कि जो सोना नहीं ख़रीदने की सकत रही। कराची के लोग क्या कहते हैं, कराची के अवाम क्या कहते हैं, उनकी राय सुन लेते हैं। कौन ख़रीदेगा? खाएगा या वो सोना ख़रीदेगा? कोई नहीं ख़रीद सकता। सोने को छुओ तो करंट मारेगा वो। अब तो आर्टिफिशियल चलते हैं, आर्टिफिशियल चलते हैं, आर्टिफिशियल चलते हैं। अब तो कहाँ कौन ख़रीदेगा? बहुत मसला है, बहुत बहुत बुलंद तरीन सतह है उसकी सोने की, अल्लाह माफ़ करे। पहले दिया जाता था भाई, और दुल्हनें पहनती भी थी, हम पहनती भी थी, लेकिन अब तो सारा आर्टिफिशियल आ गया है। अब बेचारे माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप ये भी करते हैं कि इतना महंगा सोना कौन ख़रीद कर देगा। सारे सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल रही है आजकल, वो भी इतनी महंगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कराची की आवाम भी बहुत परेशान है, और यकीनन हुकूमत अगर नहीं सोचती तो आवाम को खुद बायकॉट कर देना चाहिए ताकि गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकें। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।